हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत की मृदा। इसमें जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वह है इंडियन सोइल ऑफ इंडिया। इसमें सोइल के विभिन्न प्रकार एवं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, जिससे कि हमारा रिवीजन काफ़ी अच्छा होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से हम प्रिपेयर होंगे। तो आइए इन्हें अच्छे से स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण में अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। तो अपक्षय और ह्यूमस जो मृदा में, हर तरह की मृदा में अलग अलग रहती है, वह रहती है जलवायु की वजह से। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वह जलवायु ही प्रभावित करती है। तो जिस तरह की जलवायु रहेगी तो उस एरिया की मृदा में अपक्षय और ह्यूमस अलग अलग रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मृदा का लवणीकरण किस कारण होता है? लवणीकरण, सैलिनेशन। तो मृदा का लवणीकरण होता है अधिक सिंचाई करने से। अगर अधिक सिंचाई की जाती है किसी खेत की तो उस मृदा का लवणीकरण हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मृदा की लवणता मापी जाती है। तो मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। चालकता मापी से मृदा की लवणता मापी जाती है इलेक्ट्रिक करंट पास करके। इलेक्ट्रिक करंट पास करके, इलेक्ट्रिक करंट से ही मृदा की लवणता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? लवणीय, तो लवणीय आर्द्र भूमि सबसे ज़्यादा है राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि राजस्थान में उपस्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो मिट्टी में जो खारापन आ जाता है और क्षारीयता, तो इसकी समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग। अगर हम इस जिप्सम का उपयोग खेत में करेंगे तो जो क्षारीय हो जाती है, बेसिक हो जाती है और ज़्यादा खारापन आ जाता है, इस सभी समस्याओं से हमारी मिट्टी का समाधान हो जाएगा जिप्सम का प्रयोग करने से। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो अगर मिट्टी तेजाबी है, एसिडिक है, पीछे हमने उपचार किया था अगर मिट्टी बेसिक है, क्षारीय है और अब है एसिडिक, तो एसिडिक मिट्टी का उपचार हम कर सकते हैं लाइम के द्वारा, क्योंकि लाइम होता है बेसिक। तो अगर हम लाइम ऐड कर देंगे तो उससे जो एसिडिटी है तो कुछ कम हो जाएगी और बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक जो है मात्रा बढ़ जाएगी, तो न्यूट्रल हो जाएगी हमारी मिट्टी और जो कि खेती के लिए फिर आसानी होगी। तो तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य हम लाइम ऐड करके बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को, ऐसी मृदा जिसमें एल्यूमिनियम तथा आयरन की ऑक्साइड अत्यधिक हो, पॉजिटिव हो, तो उसे कहा जाता है पैड लफर सोइल। पैड लफर मृदा, पैड लफर मृदा जिसमें एल्यूमिनियम और आयरन इनकी ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में होती हैं। और इसी प्रकार से हम बात करें अगर कैल्शियम वाली मृदा की, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा, जिस मृदा में कैल्शियम की प्रचुरता रहती है, ज़्यादा कैल्शियम वाली मृदा, तो उसे कहा जाता है पैड लफर, पैड लफर सोइल। सॉरी, ये पैड लफर नहीं, इसे हम कहेंगे पैडोकल। कैल्शियम वाली को कहेंगे पैडोकल। तो हमारा सही आंसर है, कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? सही आंसर है पैडोकल। तो 8वें का सही आंसर है ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, तो भारत की सॉइल में सबसे ज़्यादा कमी रहती है जस्ता की, मीन्स जिंक की। जिंक की कमी भारतीय सॉइल में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रक्षालन।
यह जल के माध्यम से होता है। प्रक्षालन जो होता है ये जल के माध्यम से होता है। इसमें शीर्ष मृदा से अपमृदा में खनिजों का स्थानांतरण हो जाता है। जो अच्छी मृदा रहती है उससे खराब मृदा में खनिजों का स्थानांतरण हो जाता है और ये जल के द्वारा होता है। इसे प्रक्षालन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? बंजर भूमि मतलब जो कि योग्य नहीं है, कृषि योग्य नहीं है जो भूमि, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में ही रेगिस्तान भी है। तो राजस्थान में बंजर भूमि का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो इन सभी में से मृदा से संबंधित कौन सा शब्द है? तो मृदा से संबंधित है इडेफिक। इडेफिक यह होता है पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले मृदीय कारक, और ये रासायनिक भी और जैविक कुछ भी हो सकते हैं। तो इडेफिक है मृदा से संबंधित। बाकी इन सभी चारों में से, इन तीनों में से कुछ भी मृदा से संबंधित नहीं है, सिर्फ इडेफिक ही मृदा से संबंधित है। भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो सबसे ज़्यादा भारत की भूमि पर जो मिट्टी फैली हुई है वह फैली हुई है जलोढ़ मिट्टी। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एलुवियल सोइल। तो यह सबसे ज़्यादा रूप, भारत के सबसे ज़्यादा अधिक क्षेत्र में यह फैली हुई है एलुवियल सोइल। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा है वह है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा ही सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्ष से कृषि कार्य बिना अधिक खाद किए चलता आ रहा है, बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? तो वह मिट्टी है काली और कच्छारी जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना खाद के, खाद की जरूरत नहीं है इन मिट्टियों को, और बिना खाद के ही इनमें कृषि का कार्य चलता आ रहा है। और ये काफ़ी अच्छी मिट्टी है, भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी है। काली और जलोढ़ मिट्टी, ये दोनों मिट्टियां हैं जिन्हें जो है खाद की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो पानी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है चावल को, और वह जलोढ़ मिट्टी में ही उगती है, क्योंकि इसकी पानी की जो है कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। होल्डिंग कैपेसिटी, पानी होल्डिंग कैपेसिटी जलोढ़ मिट्टी की काफ़ी अच्छी है। और ज़्यादातर ये जिस क्षेत्र में रहती है वह तराई का क्षेत्र ही रहता है। जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर तराई के क्षेत्र में ही रहती है, तो इसके पानी की होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है और चावल को पानी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए यह है इसमें उगता है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो अभी हमने इसका जिक्र किया, यह है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने मीटर तक होती है? तो इसका सही आंसर है 600 मीटर तक। तो गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर तक होती है। तो सही आंसर है इसका 600 मीटर तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंगा के मैदानों की पुरानी कक्षारी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। पुरानी मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो जाती है वह कहलाती है बांगर, और नई मिट्टी कहलाती है खादर। नई मिट्टी को हम खादर कहते हैं और पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है, तो यह पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। तो मतलब यह पाई जाती है जब जहाँ बाढ़ नहीं आती, जिस सीमा तक बाढ़ आ जाती है, जिस हाइट तक, तो वहाँ हो जाती है खादर, और जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता वहाँ हो जाती है बांगर। होप यू हैव अंडरस्टूड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? तो जितना भी भारत का उत्तरी मैदान है तो यह सब बना है जलोढ़ मृदा से। सही आंसर है सी, जलोढ़ मृदा। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को कहा जाता है? तो एलुवियल फेंस जो होते हैं ये कहते हैं हम बैडलैंड। बैडलैंड कहा जाता है जलोढ़ पंखों को, जो कि हिमालय की तलहटी में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शुष्क प्रदेश में बृहत सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बना निक्षेपण कहलाता है? तो यह कहलाता है वाल्सोन। ये किसी शुष्क प्रदेश में, शुष्क प्रदेश जो सूखा रहता है उसमें बहुत सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बनता है और यह कहलाता है वाल्सोन। वाल्सोन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई? बेसाल्ट लावा। तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है रैगुर मृदा। रैगुर मृदा। तो इस वीडियो में हमने कवर किए इंडियन सॉइल के टॉप क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने कवर किए। होप आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।